हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। आज मैं आपको अपने YouTube चैनल जीएस विथ राज सर के माध्यम से आधुनिक भारत के जो विद्रोह चल रहे थे उनको पढ़ाने की कोशिश करूँगा। और बहुत अच्छी तरीके से मैंने अपने YouTube चैनल जीएस विथ राज सर के माध्यम से अपने वाइट बोर्ड पर लिख के पढ़ाया है, क्योंकि होता क्या है कि लिखने में टाइम लगता है और कुछ जो स्टूडेंट होते हैं वो चाहते हैं कि हमें कम समय में बहुत सारी जानकारी प्राप्त हो, तो इसलिए मैंने लिखने की जहमत नहीं उठाई है। मैंने पहले से ही लिख के रख लिया है वाइट बोर्ड पर। केवल आपको समझाना है बस, ज़्यादा आपको नहीं लगेगा। 10 से 15 मिनट में आपको जो विद्रोह हैं ये सब समझ में आ जाएंगे। तो चलिए देखते हैं मेरे YouTube चैनल जीएस विथ राज सर के माध्यम से विद्रोह आधुनिक भारत का एक बेहतरीन टॉपिक जो अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो वनडे एग्ज़ाम हो, पीसीएस हो या समीक्षा अधिकारी हो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं विद्रोह। कौन सा विद्रोह है आज? नील विद्रोह, नील आंदोलन। क्या? नील आंदोलन। जो ये नील आंदोलन हुआ था इसका टाइम पीरियड पूछ लेते हैं मैचिंग में। तो ठीक है, आप लोगों को देखना है टाइम पीरियड इसका कितना है, 1859 से 1860 ईस्वी तक। ठीक है, और ये हुआ कहाँ था? ये हुआ था बंगाल में। ठीक है, जो ये नील आंदोलन हुआ था तो ये बंगाल में हुआ था। बंगाल के नादिया जिले के गोविंदपुर गांव से इसकी स्टार्ट होती है, मतलब ये प्रारंभ होता है बंगाल के नादिया जिले के गोविंदपुर गांव से। ठीक है, ये प्रारंभ होता है और आगे बढ़ते बढ़ते चला जाता है। और इसमें होता क्या है, इस आंदोलन में मेन ये होता है कि जो बंगाल के किसान थे उनसे यूरोपीय बागान मालिक कहते हैं कि अपनी खेती, जो वहाँ के जो किसान थे अपनी खेती करते थे, वहाँ अनाज उपजाते थे, चावल उपजाते थे, और वो अब कहते हैं कि अनाज को कम करके नील को उपजाएं। क्यों? क्योंकि जो अंग्रेज़ ये जानते थे कि यहाँ की अगर नील खेती करते हैं और इसको ब्रिटेन भेजते हैं, अपने यहाँ भेजते हैं, तो इस पर उनको मुनाफा ज़्यादा होता था। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। बंगाल के वे काश्तकार जो अपनी खेती पर चावल व अन्य अनाज उपजाना चाहते थे, उन्हें यूरोपीय नील बागान मालिक नील की खेती करने के लिए मजबूर किया। क्या कहा कि अब जो अनाज आप लोग उपजाते हैं या पैदा करते हैं, अब वहाँ पर नील की खेती करो आप लोग। ठीक है, और इसमें एक वहाँ प्रचलित होती है एक ददनी प्रथा। ददनी प्रथा क्या थी? तो ददनी प्रथा में ये होता था कि अंग्रेज लोग किसानों को अग्रिम राशि दे देते थे, मतलब फसल बोने से पहले उनको एक ऋण दे देते थे, लोन दे देते थे। कहते थे कि इस ऋण आप पैसे को लीजिए और अपनी खेती करिए। ठीक है, तो ददनी प्रथा बहुत प्रचलित थी वहाँ पर। तो किसानों को अग्रिम रकम देकर उनसे करारनामा कर लेते थे। ठीक है, अंग्रेज किसानों को अग्रिम पैसा दे देते थे, अग्रिम रकम देकर उनसे करारनामा कर लेते थे, जो बाजार भाव से बहुत कम होती थी। जो बाजार में नील बिकती थी उससे बाजार भाव से वो कम होती थी। और वो ये कहते थे कि अब जो नील जब आप पैदा करेंगे, उपजाएंगे, तो वो नील सिर्फ हमें ही दी जाए, ना कि और किसी को। ठीक है, तो नील उन्हें ही दें। क्या ददनी प्रथा क्या थी? किसानों को अग्रिम रकम देकर उनसे करारनामा कर लेते थे जो बाजार भाव से कम होती थी, और कहते थे कि जो अब नील पैदा होगी वो मैं ही लूँगा, और वो भी बाजार भाव से कम। ठीक है, और इसके प्रमुख नेता होते हैं दिगंबर बिश्वास और विष्णु विश्वास के नेतृत्व में ये नील आंदोलन की शुरुआत होती है बंगाल में। और धीरे धीरे करके ये आंदोलन बहुत तेज़ी से फैलता है और फिर अंततः 1860 में नील आंदोलन की खेती बंद कर दी जाती है। फिर इतना बढ़ा कि इन दोनों के नेतृत्व में ये आंदोलन शुरुआत होती है और 1860 में ये नील की खेती बंद कर दी जाती है। उसके बाद एक होता सीटोन कार की अध्यक्षता में एक नील आयोग का गठन किया जाता है। ठीक है, एक नील आयोग का गठन किया जाता है 1860 में, और इसमें ये समीक्षा की जाती है कि क्या वाकई में किसानों का शोषण हो रहा है। तो ऐसा उन्होंने पाया कि इन्होंने 1860 में किसानों का शोषण हो रहा है। ठीक है, फिर नील बागान मालिकों के अत्याचार का खुला चित्रण दीनबंधु मित्र ने अपने एक नाटक नील दर्पण में करते हैं। ठीक है,
और हिंदू पैट्रियट के संपादक हरीश चंद्र मुखर्जी ने इस आंदोलन के लिए कार्य किया। तो ये कुछ आंदोलन है, ठीक है, तो आप लोगों ने लिख लिया होगा। चलिए देखते हैं दूसरा विद्रोह। दूसरा विद्रोह कौन सा है? पाबना विद्रोह। पाबना विद्रोह का टाइम पीरियड क्या है? पाबना विद्रोह भी 1873 ईस्वी से लेके 1876 ईस्वी में खत्म हुआ, ठीक है, 1873 से 1876। पाबना कहाँ पर है? पाबना बंगाल के पाबना जिले से, ठीक है, ये जो जिले के नाम पर ही इस विद्रोह का नाम पड़ा, ठीक है, बंगाल में है ये जिला। कौन सा जिला? बंगाल के पाबना जिले में। इस जिले के नाम से ही पाबना विद्रोह नाम पड़ा, ठीक है। ये जो पाबना जिला है, यहाँ पर एक खेती होती थी, अधिकतर खेती ये कह सकते हैं उसको, तो वहाँ पर अधिकतर पटसन की खेती होती थी, ठीक है। तो बंगाल के पाबना जिले में अधिकतर पटसन की खेती होती थी, ठीक है। और इस विद्रोह होने के क्या कारण थे? उन कारणों में दो कारण मेन बहुत मुख्य हैं, जो तो दो कारण देखते हैं। एक है, जमींदारों ने लगान की दर काफ़ी बढ़ा दी थी। जो वहाँ के जमींदार थे पाबना जिले के, उन्होंने किसानों पर लगान जो थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दी थी। क्या? जमींदारों ने लगान की दर काफ़ी बढ़ा दी थी, जमींदारों ने किसानों के ऊपर, ठीक है। और दूसरा कारण था, किसानों से ज़मीन का मालिकाना हक, जो मालिकाना हक था वो छीन लिया था। मतलब अब वो जो ज़मीन थी वो किसान की नहीं रह गई थी, और किसानों से ज़मीन का मालिकाना हक अब उनसे छीन लिया गया, ठीक है। और वहाँ पर किसानों के ऊपर जमींदार लोग अत्यधिक अत्याचार शोषण करने लगे और ये विद्रोह पनपना, ठीक है। आगे, जमींदारों के अत्याचार के विरुद्ध 1873 ईस्वी में पाबना जिले में एक यूसुफ शाही परगना है। यूसुफ शाही परगना में एक किसान संघ की स्थापना होती है, ठीक है, एक किसान संघ की स्थापना होती है। तो पूछ लेंगे कि पाबना जिले में एक किसान संघ की स्थापना किस परगना में हुई थी, तो आप लोग को याद रखना है यूसुफ शाही परगना में हुई थी। किसकी? किसान संघ की स्थापना। और जो ये विद्रोह हुआ, तो कोई जो विद्रोह होता है उसमें एक दो नेतृत्वकर्ता होते, तो इसके प्रमुख नेतृत्वकर्ता थे ईशान चंद्र राय, केशव चंद्र और शंभूपाल, ठीक है। ये नाम याद रखना, ये बहुत प्रमुख नाम है इस आंदोलन के अंतर्गत, ठीक है। और जो ये जो किसान थे वो लोग जमींदारों से तो त्रस्त थे ही, क्योंकि जमींदार ही उन पर शोषण करते थे। तो वो ये नहीं चाहते थे कि, क्योंकि यहाँ पर अंग्रेज़ों की सरकार थी, ठीक है, और जो इनका जो मालिकाना हक था तो अंग्रेज लोग ही मालिक थे, समझ लो एक तरह से, ठीक है। तो वो क्या कहते थे, उसमें एक नारा दिया गया कि यहाँ के जो किसान थे उन्होंने क्या कहा कि हम महारानी और सिर्फ केवल उन्हीं, हम महारानी और सिर्फ महारानी की रैयत होना चाहते हैं। रैयत मतलब किसान होना चाहते हैं। क्या? पाबना विद्रोह में एक नारा दिया गया किसानों के द्वारा। किसान लोग क्या कहे कि हम महारानी और सिर्फ महारानी के लिए ही रैयत होना चाहते हैं और किसी के लिए नहीं रैयत होना चाहते। मतलब कहने का ये था कि जो वो किसान बने रहना चाहते थे वो ब्रिटेन या इंग्लैंड की महारानी के नेतृत्व में या उन्हीं के अधीन वो किसान बने रहना चाहते थे, ना कि किसी जमींदार के। क्योंकि यहाँ अभी दिखाया गया कि जमींदारों ने लगान की वृद्धि दर बढ़ा दी थी, तो इन पर शोषण जमींदार करते थे और किसान ये नहीं चाहते थे कि उन पर जमींदार अधिकार दिखाएं, अपना शोषण करें। वो सीधे सिर्फ महारानी के अंतर्गत रहना चाहते थे। फिर इसी के अंतर्गत ये एक नारा दिया गया पाबना विद्रोह में कि हम महारानी और सिर्फ महारानी की रैयत होना चाहते हैं। मतलब हम महारानी के अंतर्गत ही किसान बने रहना चाहते हैं, ना कि जमींदारों के, ठीक है। और यह इस तरह से ये विद्रोह सफल होता है, ठीक है, विद्रोह ये सफल हो जाता है, ठीक है। और फिर इसमें एक बंगाल काश्तकारी आयोग का गठन किया जाता है, जो 1885 ईस्वी में
एक बंगाल काश्तकारी आयोग गठन किया गया। ठीक है, फिर इसमें क्या होता है, इस आयोग के द्वारा यह कहा जाता है कि जो किसानों को ज़मीन वापस कर दी गई, जो किसानों से ज़मीन यहाँ छीन ली गई थी 2 कारणों में, कि किसानों से ज़मीन का मालिकाना हक छीन लिया गया था, तो यहाँ पर इस आयोग के द्वारा, बंगाल काश्तकारी आयोग के द्वारा ये कहा गया कि किसानों को ज़मीन वापस कर देंगे। ठीक है, तो ये एक अच्छी खबर थी किसानों के लिए। ठीक है, और इस जो आंदोलन हुआ, इसके जो सफल रहा, इसका समर्थन एक अंग्रेज अधिकारी ने भी किया था। वो कौन थे, एक गवर्नर, वो उनका एक अंग्रेज थे, लेफ्टिनेंट गवर्नर, ठीक है, कैंपबेल। इनका ही समर्थन सबसे ज़्यादा पाबना विद्रोह में रहा, जो कि सफल रहा। ठीक है, तो ये नाम याद रखना कि पाबना विद्रोह में कौन सा गवर्नर जनरल था जो इसके विरोध में सफल रहा, तो कौन सा, कैंपबेल। ठीक है, और एक इसमें पुस्तक है मुशर्रफ हुसैन की, याद रखना, जमींदार दर्पण की जानकारी यहाँ से होती है। ठीक है, तो याद आप लोगों को समझ में आ गया कि पाबना विद्रोह कहाँ हुआ था, बंगाल के पाबना जिले से होता है, और वहाँ पर क्या पटसन की खेती होती है, और इसके क्या कारण थे होने के, जमींदारों ने लगान की दर वहाँ बढ़ा दी थी, और किसानों ने ज़मीन का मालिकाना हक छीन लिया गया था किसानों से। ठीक है, वो किसने छीना था, अंग्रेजों ने। और क्या हुआ, जमींदारों के अत्याचार के विरुद्ध 1873 में पाबना जिले में यूसुफ शाही परगना में एक किसान संघ की स्थापना होती है, और इसके प्रमुख नेता होते हैं ईशान चंद्र राय, केशव चंद्र और शंभूपाल। ठीक है, और इसमें एक नारा दिया जाता है कि हम महारानी और सिर्फ महारानी की रैयत होना चाहते हैं, मतलब हम सिर्फ महारानी के ही किसान होना चाहते हैं, ना कि जमींदारों के। ठीक है, और ये आंदोलन इस तरह से सफल होता है। इसमें एक आयोग गठन किया जाता है, बंगाल काश्तकारी आयोग 1885 में। इसके तहत जो किसानों से ज़मीन छीन ली जाती है, उस ज़मीन को किसानों को वापस कर दिया जाता है। ठीक है, और इसका समर्थन प्राप्त होता है, एक लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं कैंपबेल। ठीक है, इनका इसमें समर्थन होता है। और एक बुक होती है मुशर्रफ हुसैन की, जमींदार दर्पण की जानकारी भी यहाँ से मिलती है। ठीक है, तो आप लोग उतार लीजिए और मैं पढ़ाता हूँ अगला एक विद्रोह। चलिए देखते हैं अगला विद्रोह, मोपला विद्रोह। ये मोपला विद्रोह जो हुआ था, ये कहाँ हुआ था, मोपला विद्रोह, तो आप लोगों को याद रखना है, मोपला विद्रोह केरल में हुआ था। ठीक है, कहाँ पर, केरल में। और मोपला लोग थे कौन, आप लोगों को पता होना चाहिए। मोपला कृषक उन अरब लोगों के वंशज थे जो बहुत पहले ही मालाबार तट पर आकर बस गए थे। कहने का तात्पर्य ये है कि जो मोपला कृषक थे वो मुसलमान थे और ये अरब में रहते थे। ठीक है, इनके जो वंशज थे, इनके पितामह और लोग, जो इनके दादा परदादा लोग थे, वो क्या अरब के निवासी थे। मतलब मोपला कृषक उन अरब लोगों के वंशज थे जो बहुत पहले ही मालाबार तट पर आकर बस गए थे। ठीक है, और ये मोपला कौन थे, ये बेसिकली मुसलमान थे। ठीक है, ये मुस्लिम लोग थे जो आके मालाबार तट पर बस गए थे। ठीक है, और ये गरीब थे और ये वहाँ मालाबार तट पर ही अपनी जीविका चलाने के लिए खेती करते थे और या फिर छोटा मोटा व्यवसाय कर अपना जीवन भरण पोषण करते थे। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आया कि मोपला कौन थे। मोपला वे लोग थे जो अरब लोगों के वंशज थे और जो आके मालाबार तट पर आके बस गए थे और यहीं पर छोटी मोटी खेती या छोटा मोटा व्यवसाय करते थे। ठीक है, और यहाँ पर एक जमींदारी वर्ग था जिसको हम नंबूदारी कहते थे। ये जो नंबूदारी वर्ग जमींदार लोग थे तो ये उच्च वर्ग के हिंदू थे। ठीक है, और ये जो जमींदार थे ये उच्च वर्ग के हिंदू थे और जो यहाँ के कृषक थे जो मुसलमान, वो मोपला लोग जो थे वो किसानी करते थे और जमींदार लोग इन पर शोषण करते थे। ठीक है, तो क्या हुआ कि जमींदार मोपलों पर नियंत्रण
रखना चाहते थे। उनसे किसानी करवा के, खेती करवा के, टैक्स वसूल करके और मोपलों पर अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे। ठीक है। फिर इसी बीच क्योंकि ये जमींदार हिंदू थे और कृषक मोपला ये मुस्लिम थे, तो इनमें विद्रोह डिस्प्यूट हुआ। जैसे विद्रोह हुआ तो 1836 से लेकर 1854 तक मालाबार क्षेत्र में कम से कम 22 बार विद्रोह होते हैं। कितने? 22 बार विद्रोह होते हैं। और ये जो औपनिवेशिक शासक थे, मतलब अंग्रेज जो थे औपनिवेशिक शासक, इसको सांप्रदायिक रूप देने का उन्होंने चेष्टा करी। ठीक है। तो जब सांप्रदायिक रूप उन्होंने दे दिया तो बहुत विद्रोह हुआ, लोगों ने उपद्रव मचाया और हिंदू मंदिरों को नष्ट किया। क्या? वहाँ पर जो हिंदू मंदिर थे उनको नष्ट किया तथा जमींदारों की संपत्ति को भी नष्ट कर दिया गया। ठीक है। इस आंदोलन में फिर ये धीरे धीरे चलता रहा, फिर दब गया। उसके बाद फिर 1921 ईस्वी में मोपला विद्रोह पुनः भड़का, जो पहले से भिन्न था। मोपला विद्रोह फिर से भड़कता है 1921 ईस्वी में, जो पहले से भिन्न होता है। और इसका समर्थन करते हैं गांधी जी, मौलाना आज़ाद, शौकत अली ने इसका समर्थन किया। ठीक है। और यहाँ पर दोबारा जब विद्रोह होता है तो यहाँ पर एक नाटकीय घटनाक्रम होता है। ठीक है। तो जो यहाँ मोपला के समर्थक थे उसमें एक होते हैं अली मुसलियार। इनके नेतृत्व में ये विद्रोह चल रहा होता है। तो यहाँ की जो मजिस्ट्रेट थे उन्होंने इनको गिरफ्तार करने के लिए एक आदेश जारी करते हैं कि इनको गिरफ्तार कर लिया जाए, और ये जाके एक मस्जिद में छिप जाते हैं। ठीक है। अली मुसलियार जो होते हैं, जो ये मोपला विद्रोह के नेतृत्व करता है, इनको गिरफ्तार करने के लिए जो स्थानीय मजिस्ट्रेट होते हैं आदेश निकालते हैं, और ये अली मुसलियार जाके एक मस्जिद में छिप जाते हैं। फिर क्या होता है कि जब वहाँ पर छापा मारा जाता है तो ये अली मुसलियार साहब वहाँ पर नहीं मिलते हैं, और जो मस्जिद पर जब ये छापा मारते हैं तो इस सनसनीखेज सूचना पूरे क्षेत्र में फैल जाती है, जिससे वहाँ पर जो स्थानीय मोपला कृषक थे वो इन विद्रोह कर देते हैं। ठीक है। तो मजिस्ट्रेट ने मस्जिद पर छापा मारा, जिससे विद्रोह उत्पन्न हुआ और ये बहुत ज़्यादा स्थानीय घेरे में फैला। ठीक है। जिससे दिसंबर 1921 में विद्रोह को पूरी तरह दबा दिया जाता है। ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ? केरल में। मोपला कृषक उन अरब लोगों के वंशज थे जो बहुत पहले ही मालाबार तट पर आके बस गए थे, और ये मुस्लिम थे। ठीक है। और ये गरीब थे जो वहाँ अपना जीविका चलाने के लिए खेती करते थे और छोटा मोटा व्यवसाय कर लेते थे। ठीक है। जमींदार वर्ग वहाँ पर एक बहुत उच्च, जिसे नंबूदारी कहा जाता था, तो वो उच्च वर्ग के हिंदू थे। तो जमींदार ये चाहते थे मोपलों पर नियंत्रण रखना। ठीक है। इसी परिप्रेक्ष्य में ये हिंदू और मुस्लिम में क्या होता है कि 1836 से 1854 तक मालाबार क्षेत्र में 22 बार विद्रोह होते हैं, और औपनिवेशिक शासक जो होते हैं वो उसको सांप्रदायिक रूप देने की चेष्टा करते हैं, और ये विद्रोह भड़कता है। विद्रोह भड़कने पर हिंदू मंदिर तथा जमींदारों की संपत्ति को नष्ट कर दिया जाता है। फिर क्या होता है? 1921 में पुनः भड़कता है मोपला विद्रोह, पुनः भड़का, जो पहले से भिन्न था। इसका समर्थन अब करते हैं गांधी जी, मौलाना आज़ाद और शौकत अली ने इसका समर्थन किया। उसके बाद यहाँ के जो स्थानीय नेता होते हैं अली मुसलियार के नेतृत्व में ये मोपला विद्रोह आगे बढ़ता है। फिर इसको क्या होता है, इसको दबाने के लिए जो वहाँ के स्थानीय मजिस्ट्रेट होते हैं अली मुसलियार को गिरफ्तार करने के लिए एक आदेश जारी करते हैं, और अली मुसलियार होते हैं ये जाके एक मस्जिद में छिप जाते हैं। लेकिन वहाँ पर छापा जब मारा जाता है तो अली मुसलियार साहब वहाँ पर नहीं मिलते हैं, और इस सूचना, ये जो सूचना है कि मस्जिद में छापा मारा गया, तो ये सूचना स्थानीय लोगों के पास बहुत तेज़ी से फैलती है और एक विकराल रूप धारण कर लेती है, जिसके तहत एक विद्रोह होता है। ठीक है। तो दिसंबर 1921 में इस विद्रोह को पूरी तरह से दबा दिया जाता है। ठीक है। तो ये हो गया मोपला विद्रोह। कहाँ हुआ था? केरल में। ठीक है। आप लोगों को समझ में आया होगा, आशा करते हैं।